DPP 4 प्रैक्टिस करने वाले ये DPP 4 में 3 तक तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। DPP 4 आप लोग करके जाने वाले थे, तो 1 to 10 में कोई डाउट है? कौन सा 4 ये रिपीट हो गया उसमें 5 जैसे ये 6 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितनी चॉइस होगी? हर क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइस होगी? 2। तो टोटल कितनी चॉइस होगी? 2:6 कितना देगा? 64। क्वेश्चन में कहते हैं नो स्टूडेंट इन ए क्लास इज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर। अच्छा, वो जो 64 चॉइसेस होगी उसमें से एक सही सीक्वेंस होगा? वैसे कोई बच्चा ही नहीं क्लास में, तो एक चॉइस कम हो गया, राइट। और उस क्लास में ये भी बोला गया कि कोई भी 2 बच्चों का सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस क्लास में 63 से पहले तो 64 की बात कर, 64 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि 64 से ज्यादा बच्चे होंगे तो होगा क्या? कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट होगा। तो मैक्सिमम उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 64 हो सकते हैं। उस 64 में भी एक ऐसा सीक्वेंस वाला कोई नहीं है जिसमें सारे सही लिखे, तो वो एक और कम कर दो, तो मैक्सिमम उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 63 होगा। उसके बाद 12 पहले मुझे तो 12 in how many ways can 210 paise point, 225 paise point, 220 paise, 325 paise and 150 paise points be distributed among 8 children so that each child gets only 1 point. तो आप लोगों के पास कितने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 8। और पॉइंट भी कितने सारे पॉइंट मिला लोगे तो 8। तो 8 बच्चों में अगर 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या आंसर होना चाहिए? 8 फैक्टोरियल। पर रिपीटेशन है तो उसका क्या करें? डिवाइड करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 13 तो उससे भी ज्यादा सिंपल है भाई। आपको एपी तो पता ही है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें की जरूरत होती है? दो ही चीजें होती है, कुछ होता ही कहाँ एपी में। एक फर्स्ट टर्म होता है, आपका एपी का सीक्वेंस कैसा बनेगा और डिपेंड करता है आपके फर्स्ट टर्म पे और डिफरेंस पे। आपको फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइस है? 3। मैं 1 से चालू कर सकता हूँ, मैं 2 से चालू कर सकता हूँ, मैं 3 से चालू कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म के बाद 3 चॉइस है। उसके बाद मेरे पास डिफरेंस भी रखने के लिए कितनी चॉइस? 3। तो ए के लिए 3C1 चॉइस, डी के लिए भी 3C1 चॉइस। तो टोटल सीक्वेंस कितने बन सकते हैं? आपके पास एपी जानते हो सब लोग? लगता नहीं अच्छी तरह से जानते हो। एपी में 2 ही चीज होती है, एक होता है फर्स्ट टर्म, जानते हो मतलब ये पता है आप लोगों को एपी बोलते किसको, बट उसको समझो आप लोग एपी को, ये समझो वरना आंसर आ जाता आपका। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब होता है तो हमें ये पता है कि भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होगा तो मैं बहुत सारे एपी बना सकता हूँ, बट मेरा एपी डिपेंड करता है किसके? फर्स्ट टर्म पे और उसके कॉमन डिफरेंस। अब मेरा फर्स्ट टर्म के लिए 3 चॉइस दिया हुआ है, 1, 2 and 3। तो मैं 1 से चालू करता हूँ सपोज। उस केस में आपको बोले कि डिफरेंस आप 2 ले सकते हो, डिफरेंस 3 ले सकते हो, डिफरेंस 4 ले सकते हो। सपोज मैं डिफरेंस ए को 1 लेता हूँ और डी को 2 लेता हूँ, तो मेरा सीक्वेंस कैसा बनेगा? 1, 3, 5, 7 ऐसा बनेगा। मैं फर्स्ट टर्म 1 रखता हूँ पर डिफरेंस 3 रखता हूँ, तो 1, 4, 7, 10 ऐसा बनेगा। फर्स्ट टर्म 1 रखता हूँ पर डिफरेंस 4 रखता हूँ, तो 1, 5, 9, 13 ऐसा बनेगा। कितने बने ये? 3। कब? जब आपने ए को क्या रखा था? 1। अब मैं ए को 2 रख देता हूँ, तो मेरा अब 2 से चालू होगा, डिफरेंस 2 रखता हूँ, तो 2, 4, 6, 8 नया सीक्वेंस बना। 2 रखता हूँ, डिफरेंस 3 रखता हूँ, 2, 5, 8, 11 ऐसा बनेगा। फर्स्ट टर्म 2 रखता हूँ, डिफरेंस 4 रखता हूँ, 6, 10, 14 ऐसा बनेगा। सही है।
अब मैं फर्स्ट टर्म 3 रखता हूँ, 3 5 डिफरेंस 2 रखता हूँ, 3 5 7 9 ऐसा बनेगा। फर्स्ट टर्म 3 डिफरेंस 3 6 9 12 डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 3 डिफरेंस 4। इसको छोड़ के कौन सी सीक्वेंस होगी? कोई भी नहीं बनेगा, बिकॉज आपके पास होता ए और डी है, तो ए को लेके 3 चॉइस, डी को लेके भी 3 चॉइस। जब तक ए और डी दोनों सिलेक्ट नहीं कर लेता मेरा इवेंट खत्म नहीं होगा। इवेंट खत्म नहीं होगा तब तक क्या करेगा? मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा? हाँ नेक्स्ट उसके बाद क्या? 26 और 21 का थर्ड। All boys sit together and all girls sit together. Third, no two girls sit together. Girls कब साथ में नहीं बैठेंगी? तो पहले किस पर ऐड करते हैं? boys है। boys पर ऐड करोगे क्या होगा? और फैक्टोरियल आजू बाजू कितनी सीट्स होगी? तो फिर आपको कितनी सीट्स? 4 फैक्टोरियल तो 5 सीट्स। जिनको साथ में नहीं रखना हो उनको बाकी सबके बीच में अरेंज कर लो। इसको तो बोला 23 26। देखो 26 में हमें दिया कि इन्हें क्वेश्चन पेपर देर आर 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। ओके, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन। पार्ट ए में भी 5 क्वेश्चन है, पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन। In how many ways a student can answer 6 questions by selecting at least 2 from each part? आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, बट मिनिमम दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करनी है। तो क्या क्या चॉइस हो सकता है? यहाँ से 2 कर लो, तो यहाँ से 4 करना पड़ेगा, यहाँ से 3 कर लो, यहाँ से 3 करना पड़ेगा, यहाँ से 4 कर लो, तो यहाँ से 2 करना पड़ेगा। इसको छोड़ के आप कोई भी चॉइस नहीं ले पाओगे, और कोई भी चॉइस लेने जाओगे तो फिर वो 2 वाली कंडीशन जो फुलफिल नहीं होगी। अब यहाँ फर्स्ट सेक्शन में से मैंने 2 क्वेश्चन किए, कौन से 2? एक कितने? 5C2, यहाँ से 4 किए इंटू 5। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक तो मल्टीप्लाई चलेगा। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो 5C3 इंटू 5C3, और ये भी हो सकता है तो 5C4 इंटू 5C2, 5C2 10, 5C4 5, ये 50, ये भी 50, 5C3 10, 10 इंटू 10 100। तो आपके पास कितनी चॉइस होगी? आपका टोटल 200 चॉइसेस होगी इस क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कौन सा? 34। In the how many ways 11 players can be selected from 15 players? If only 6 of such players can bowl, then 11 players must include at least 4 bowlers. Total कितने प्लेयर है अपने पास? 15। अब अपने सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी तो क्रिकेट में चाहिए तो 11 ही लोग, राइट? उस 15 में से 6 लोग ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। No. In the 34th question, in the how many ways 11 players can be selected from 15 players? If only 6 of these players can bowl, and the 11th player must include at least 4 bowlers. तो 15 में से कितने बॉलर दिए हुए? 6 ही दिए, 9 कैसे कितने बॉलर? 9 कहाँ लिखा है? कौन सा क्वेश्चन करना है? 15 में से वाले तो 9 उसकी क्या जरूरत है?
भाई बॉलर होंगे वो भी तो बैट्समैन तो है ही ना, तो थोड़ी किसी बॉल बैटिंग नहीं करते। कंडीशन क्या करेगी, क्या पढ़ रहे हो? आपको क्या बोला है, 15 प्लेयर है, 11 की टीम बनानी है, उस 15 में से 6 बॉलर है, मतलब बाकी के 9 बॉलिंग नहीं कर सकते। बॉलर तो बैटिंग तो करते ही है ना, ऐसा थोड़ी की बैटिंग नहीं, तो वैसे भी बैटर तो लेके मेरे पास कोई चॉइस है भी नहीं, मतलब ऐसी कोई कंडीशन किसकी है भाई? कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए, कम से कम 4 बॉलर होने चाहिए। 6 बॉलर को छोड़ के बाकी कितने लोग रह गए, 9 दूसरे प्लेयर से। अब उसमें बैटर भी होंगे, विकेट कीपिंग भी होंगे, तो सब है मतलब उसके अंदर। तो इस 6 में से आपको मिनिमम कितने सिलेक्ट करने हैं? अगर मैंने यहाँ से 4 सिलेक्ट किया तो मुझे कंपलसरी यहाँ से कितने करने पड़ेंगे, 7। भाई टोटल 11 ही चाहिए ना, 4 बॉलर लिए तो बाकी सब में से कितने लोग हैं, 7। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस मैच में 5 बॉलर को लेके खिलाऊं, तो यहाँ से कितने लूंगा, 6। वो पिच ऐसी है कि मुझे ज्यादा बॉलर चाहिए तो मैं 6 के 6 बॉलर ले लूंगा, तो यहाँ से सिर्फ 5 ही लूंगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 64 किसके इक्वल होता है, 62 का आंसर 15 है ना, तो ये 15 97 किसके बराबर है, 92 मतलब 9 into 8 डिवाइडेड बाई 2 into 1 ना 36। अच्छा ये कैसे मैं बोल सकता हूँ 97 92 के इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, NC of R equal to NC of R minus N, R में से N माइनस करोगे तो नेगेटिव नहीं हो जाओगे, NC of N minus R। 65 का आंसर 61, 96 का आंसर 93, तो 93 मतलब 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1, ये 3 से 9 2 4 जाए, तो इसका आंसर 84। फिर 66 का आंसर 195 और 94 से 9 8 7 6 4 3 2 1, तो ये 8 और 8 कैंसिल, 3 से 9 है ना, 21 into 6 126, यहाँ पर 1 into 126 करेक्ट। इसको सोल्व करते हैं आगे। 15 into 36 540 होता है, 510 होता है। $84 into 6 504 और ये 126, तो इसका एडिशन होगा है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, सही है। तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1170। तो देखो तो 34 क्वेश्चन में हमारे पास अगर वो टीम बनानी है तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी, 11। तो आपको बोला ये क्वेश्चन है या ऊपर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही है 26 34, जो मिनिमम बोला है कितना तो लेना ही है, तो उसको लेके आप केसेस बनाना कि मैं मिनिमम 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या केस हो सकते हैं, मिनिमम 4 बॉलर लेने ही लेने हैं, तो क्या क्या केस हो सकते हैं। अच्छा इसके अंदर एक लॉजिक बच्चे लोग लगाते हैं, और लॉजिकली अगर मैं आपको बोलूं आप भी बताना, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात करो तो ए के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, 5, बी के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, 5, और आपका क्वेश्चन क्या था, टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर देना, 6 क्वेश्चन, और कंडीशन क्या है, 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं ऐसा कर लूं, इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर दे दूं, इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो मेरी कंडीशन तो मैंने फुलफिल कर दी। कंडीशन क्या था, दोनों में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर देना, 2 यहाँ से दे दिया, 2 यहाँ से दे दिए, तो 4 तो हो गए। अभी और कितने देने बाकी, 2, वो कितने में से दोगे, इसमें तो 2 दे चुके तो 3 बचे, इसमें भी कितने बचे, 3 3 + 3
अभी भी 6 क्वेश्चन बाकी जिनका आंसर हमने नहीं दिया है, उसमें से और कितने देने हैं? 2, क्योंकि 4 दे चुके तो 3 2 62 समझ आया? इसके 4 क्वेश्चन है, सपोज A1 A2 A3 A4 A5, इसके 4 क्वेश्चन है, सपोज B1 B2 B3 B4 B5। हमारा कंडीशन ये था कि भाई दोनों में से मिनिमम 2 का देना है। 5 C2, सपोज ये दोनों सिलेक्ट हुए, यहाँ पर 5 C2, सपोज ये दोनों सिलेक्ट हुए, अभी भी यहाँ से 3 बाकी है, यहाँ से 3 बाकी है, तो 6 बाकी रहेगी अभी भी। उसमें से कितने देने थे? 2। कौन से 2? इसमें तो कोई भी 2 है, क्या फर्क पड़ता है, अपनी कंडीशन तो फुलफिल हो ही चुकी है। तो अब 62 के लिए कर लिया। 5 C2 का आंसर 10, यहाँ पर 5 C2 का आंसर 10, 62 का आंसर 15 ना, 10 into 10 100 into 15, तो यहाँ पर आंसर 1500 आ रहा है। लॉजिकली तो ये सही है, सही दिख रहा है कि भाई उनकी कंडीशन थी कि दोनों में से 2-2 क्वेश्चन देने हैं, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फिर बाकी तो कहीं से भी तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी कंडीशन तो फुलफिल करवाई ली। तो उसके हिसाब से लॉजिकली अगर ये करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 1500, जबकि उसका एक्चुअल आंसर क्या है? सिर्फ 200। तो ऐसा क्यों? इसमें क्या गलत है? वो सही है तो ये गलत है, तो इसमें क्या गलत है? आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी कंसेप्ट तब आगे मान लो जब आप उसकी गलतियां ढूंढ पाओ। हम गलतियां तभी ढूंढ पाते जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई इसमें ये गलत किया है, इसमें क्या गलती है। कुछ तो गड़बड़ होगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं कि 2-5 का डिफरेंस। और एक ऑप्शन हमारे पास 1500 देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा उस टाइम पर कि हमने कुछ गलती की। इसमें गलत ये है, लॉजिकली एकदम सही दिख रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये आएगा। सपोज यहाँ पर 5 में से मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, मान लेते हैं कि वो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए A1 एंड A2, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए B1 एंड B2। अब बच्चे कितने थे? 6, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। उस 6 में से कितने लिए? 2 लिए। उस 6 में से जब 2 लिए, और अगर वो क्वेश्चन एक A3 सिलेक्ट हुआ और एक A4 सिलेक्ट हुआ, ये तो चलेगा है ना, आपके 2-2 क्वेश्चन तो हो ही गए। 1500 में एक सीक्वेंस ये भी है। अब जब यहाँ पर 5C2 किया था तो हो सकता है ना, 5C2 का मतलब क्या, मैं 5 में 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं करने वाला हूँ, वो आप हम लोगों ने एक एग्जांपल के हिसाब से A1 A2 सिलेक्ट किया। सपोज वो A3 A4 सिलेक्ट हुआ, सपोज वो A3 A4 सिलेक्ट हुआ, तो ये सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से B1 B2 सिलेक्ट हुआ। अब बच्चे कौन से? कितने बच्चे? 6 बच्चे ना। कौन कौन सा? A1 A2 A5 B3 B4 B5। अब मैंने उस 6 में से 2 सिलेक्ट किया, और उस 6 में से जब मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया करने के लिए, आंसर देने के लिए, और अगर वो A1 A2 सिलेक्ट हुआ, हो सकता है A1 A2 सिलेक्ट हुआ, तो ये दूसरा सीक्वेंस हो जो 1500 के अंदर इंक्लूड है। और आप देखोगे तो यहाँ पर जिस 6 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, वही सेम 6 क्वेश्चन का आंसर, वही 6 क्वेश्चन। तो होगा कि अगर मैं इस मेथड से करने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे रिपीटेशन चालू हो जाएंगे, और रिपीटेशन चालू होंगे तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, और वो सेंटर समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो या बॉलर्स हो, मतलब प्लेयर्स हो, या कहीं से बॉल सिलेक्ट करना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप लोग को एक पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर सेक्शन में से एक मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, तो उस टाइम पर आप केसेस बनाओगे अलग अलग जितने भी बनकर उसका एडिशन करोगे, तो रिपीटेशन नहीं आएगा। आप उस मेथड से करने जाओगे तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा। हम उस मेथड से क्वेश्चन नहीं करेंगे। उस मेथड से क्वेश्चन बनता जल्दी है बट गलत बनता है। इसीलिए हमें ये केसीसी बनाने हैं ऐसे क्वेश्चन में, फिर सबका एडिशन। ठीक है, ये हमें चर्चा करेंगे। उसके बाद 27 का फोर्थ, no two letters of G, H and T are consecutive.
वोवेल्स को अगर कंजुगेटिव नहीं बिठाना तब क्या करते हो? कॉन्सोनेंट करेंगे तो कॉन्सोनेंट के बीच में बिठा देते हो। सेम जीएसटी को अगर नहीं बिठाना है तो जीएसटी के और जीएसटी को छोड़ देते हो। डॉक्टर में जीएसटी छोड़ दोगे तो बाकी कितने अल्फाबेट है? 5। वो 5 को पहले अरेंज कर लो। किसको किसको? डी को, ए को, यू को, ई को और आर को। वो 5 को अगर अरेंज करोगे तो क्या बोलोगे? 5 फैक्टोरियल डी ए यू ई आर। इनके आजू बाजू में कितनी प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6। आपको कितने चाहिए? 3, क्योंकि आप अरेंज किसको करना है? जी को, एच को और कोई भी 3 प्लेस लेके 3 को अरेंज करो। 3 2 6 3। और कुछ अगर रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं है तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो जिन्हीं को भी साथ में नहीं बिठाना, फिर वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, वोवेल्स हो, कॉन्सोनेंट ऐसे पर्टिकुलरली कोई अल्फाबेट दे रखा हो, तो जिनको नहीं बिठाना है, मतलब जिनके लिए कंडीशन नहीं है, उनको पहले अरेंज कर लो। और उसके आजू बाजू में कितने प्लेस है वो देखो। उसके बाद 36 A committee of 6 is to be chosen from 10 person with the condition that if a particular person A is chosen, then another particular person B must be chosen. 10 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 6 को। 10 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 6 को। उस 10 में से एक A है, एक B है, बाकी C, D, E, F, G, H, I, J। नहीं, 10 लोग में से हमें 6 लोगों को सिलेक्ट करना है विद द कंडीशन, अगर आप A को सिलेक्ट करते हो तो B को सिलेक्ट करना कंपल्सरी है। ये लिखा है in a committee of 6 is to be chosen from 10 persons with the condition that if a particular person A is chosen, then another particular person B must be chosen। अगर A को चूज किया तो फिर B को भी चूज करना जरूरी है। तो आप मैथमेटिक्स देख लो, तो मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में लगाओ, आप लॉजिक लगाओ कैसे क्या क्या हो सकता है। जब मैं अगर सिलेक्शन कमिटी में हूँ, मुझे 6 को सिलेक्ट करना, तो मेरे पास क्या क्या चूज है, क्या क्या चांसेस है, क्या क्या कोई ए को लूंगा, ए को नहीं लूंगा, वो तो मेरी मर्जी है। ए को लेना या नहीं लेना। अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि ए को मैं ले ही रहा हूँ, तो ए को लिया तो क्वेश्चन के हिसाब से बी को तो लेना ही पड़ेगा। तो आपके पास अब ऑप्शन नहीं है बी को लेकर, कंपल्सरी लेना पड़ेगा। तो ए और बी तो कंपल्सरी हो गए, तो ए और बी आपके पास आ गए। अब बचे कितने? 8। उसमें जो और कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो 84। ये कब का केस हुआ? जब ए को ले रहे। अब दूसरा केस, मैं ए को लू ही, ए को नहीं ले रहा हूं, तो अब कितने लोग बचे? 9। अब इसमें से बी को लूं तो भी ठीक है, क्योंकि बी की कंडीशन है नहीं, ए की कंडीशन है। इन्हें बोला कि आप मेरे को लोगे तो मेरे साथ बी को तो लेना ही पड़ेगा। ए अकेला जाने को रेडी नहीं है, उसको बी चाहिए, पर बी अकेला जाने को रेडी है। बी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे को ए चाहिए, और ए बोलते कि मेरे को बी चाहिए। तो ए लिया तो बी लेना पड़ेगा। ए नहीं लोगे तो बाकी 9 है, उसमें से आप कोई भी 6 ले लो, इसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद 39 तक शायद आप लोग नोट करना है, और कोई हो तो In how many ways we can select 5 cards from a deck of 52 cards? 52 में कितने कार्ड सिलेक्ट करना है? 5। क्या कंडीशन है? If each selection must include at least 1 pen। वापस वो 26 और 34 सजेशन। हमारे पास सूट होते कितने हैं? कितने काइंड के कार्ड होते हैं? 4। कौन कौन से? स्पेड, 8, डायमंड
और क्लब। अब क्वेश्चन के हिसाब से हर एक, अच्छा ये हमें पता है कि हर एक में कितने कितने होते हैं 13। अब आपको सिलेक्ट कितने कार्ड करने हैं 5, और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? हर काइंड का एक एक कार्ड तो होना ही चाहिए। तो हर एक में से अगर एक एक लिया तो 4 ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है? कोई तो एक ऐसा होगा, कोई तो एक ऐसा काइंड होगा जिसमें आप कितने कार्ड लेने वाले? तो 2। वो कहीं से भी ले सकता हूँ। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 2, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 2, यहाँ से, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर 2। यही 4 केस हो सकते हैं। इसमें 2 काटिए, कितने में से? तो 13C2 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, तो क्या हो जाएगा? 13C1 का क्यूब, मतलब ऐसा हो जाएगा 13C1 इंटू 13, ऐसा होगा ना? और ऐसा आप देखोगे तो 4 बार हो रहा है, 3 तो आएगा, यहाँ पर भी तो 13C2 आएगा, तो ऐसा 4 बार होगा तो इंटू 4 कर लेगा। तो 4 इंटू 13 का क्यूब, 13 क्यूब हो जाएगा नहीं? और 13C2 को कैसे सोल्व करोगे? 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, तब का आंसर क्या होगा? 60 और 24 इंटू 13 रेज़ टू पावर 4। तो जो भी आंसर आता होगा, पूरा आंसर दे रखा है, तो फिर 24 इंटू 13 रेज़ टू 4 करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही बड़ा आंसर है। इसमें वो क्यों नहीं कर रहे अपने कि 13C1 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 चारों में से एक कार्ड ले लिए, तो 52 में से 4 कार्ड ले लिए, तो बचे कितने? 48। 48 में से कोई भी एक ले लो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? रिपीटेशन चालू हो जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करना। आपको कैसे बनाना है और एडिट करना है। 36 का आंसर 10 दिख रहा है, 36 का आंसर 10 दिख रहा है। 84 8765 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, ये 88 कैंसिल, 3 2 द 6, 5 2 द 10, 2 7 7 96, 9 into 7 96 और 93 सेम होता है। 3 2 1 2 4 द 8, 3 3 द 9, 4 3 द 12, 7 द 84। तो उसने गलत किया था, आपने जो बोला वो बोलना है। वो बोलेंगे कि खुद जाओ। ऑर्डर का वापस बाजू में लिख के रखो। ऑर्डर किसी का मना करने को बोले, चेंज करने को, तो क्या है आपके लिए? तो अगर ये 6 में अगर बोला है कि, सॉरी 7 में बोला है कि ऑर्डर ऑफ वोवेल्स रिमेन्स सेम, इसका कि ऑर्डर वोवेल जो है वो आपके लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप चेंज ही नहीं कर सकते, करते तो नया मिलता है ना, नया वर्ड मिलता है। मैंने मना ही कर दिया, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जिनका ऑर्डर चेंज करने को मना करे वो आपके लिए क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट। और 8 में वापस रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन वोवेल कॉन्सोनेंट रिमेन द सेम, पोजीशन की बात करिए, ऑर्डर की बात नहीं है। तो डॉटर में आपके पास फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और 7th पोजीशन, ये वोवेल कॉन्सोनेंट को दिया हुआ है ना। डॉटर में D A U G H T E R। अब क्वेश्चन में बोला है मुझे कि रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। अभी कॉन्सोनेंट की कौन सी पोजीशन है? पहली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 8। ये आपको कॉन्सोनेंट को ही देना पड़ेगा, जो किसी को नहीं देगा। तो ये 5 पे कॉन्सोनेंट ही अरेंज होंगे, भले कोई भी ऑर्डर पर होंगे कॉन्सोनेंट। और ये 3 पॉसिबिलिटी, ये 3 पोजीशन वोवेल्स के लिए फिक्स है।
बस ऑर्डर वाला ध्यान रखना, किसी का ऑर्डर चेंज करने को मना करे तो वो हमारे लिए सिमिलर हो जाए। ओके, यहाँ पर ध्यान दो ना। और देखो लास्ट में जो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो सिलेक्शन की बात करते, सिमिलर और डिसिमिलर। उसके बाद हमने टी अरेंजमेंट डिस्कस किया था, और टी अरेंजमेंट के पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे पीएमसी यूज होता है वो चेक कर लिया था, नंबर अरेंजमेंट चेक कर लिया था, वर्ड अरेंजमेंट चेक कर लिया था, उसमें डिक्शनरी ऑर्डर ये सब कुछ डिस्कस हो चुका था, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट हमने डिस्कस कर लिया, उसमें क्या करना चाहिए। एक होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब जैसे बोलते हैं एक्सपोनेंट मींस व्हाट, पावर, राइट। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है तो आप क्या आंसर दोगे। 6 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है एक बार आता है, एक बार नहीं आता है। ये 2 एक बार, 4 को भी तो 2 into 2 लिख सकता हूँ, और 6 को 2 into 3 लिख सकता हूँ। तो 2 कितनी बार आएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये उसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। अब ये तो मैंने मैन्युअली काउंट किया, अब हर एक का काउंट करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, अगर बड़ा नंबर होगा तो मैं आपको उसका पैटर्न बता दूंगा कि कभी भी अगर किसी के भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, अगर वो पता करना है तो आप लोगों को ये वाला एक शॉर्टकट यूज करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये शॉर्टकट बताओ, उसके पहले मॉड्यूलर जानते हो ना, क्या करता है मॉड्यूलर, नेगेटिव वैल्यू को है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर फंक्शन, राइट। वैसे और एक फंक्शन होता है या और एक टूल होता है, जैसे मॉड्यूलर एक टूल है हमारे पास मैथमेटिक्स में, जो क्या काम करेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। वैसे और एक होता है ऐसे क्लोज ब्रैकेट जैसा, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ, शॉर्ट में जीआईएफ। ये जीआईएफ का काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी नंबर, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर में हमेशा 2 ही पार्ट होते हैं, जैसे 29.67, इस 29.67 में 2 पार्ट है। कैसे 2 पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट। और तो कुछ होता ही नहीं ना किसी में, या तो इंटीग्रल पार्ट होगा या तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जरूरी नहीं कि हर नंबर में इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होने ही चाहिए। जैसे 15 होगा तो 15 में से कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। 0.23 है तो इसमें से कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। पर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी नहीं और फ्रैक्शनल पार्ट भी ना, दोनों नहीं, फिर भी नंबर है। तो होता ही नहीं, कोई नंबर होगा कि दो में से कुछ तो होगा, या तो दोनों होंगे या तो दोनों में से एटलीस्ट तो कोई एक होगा, सही है। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाएगा, या कौन सा ऐसा मेरे पास टूल है जो मेरे को उस नंबर में से इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, इसका सिंबल है क्लोज ब्रैकेट जैसा, ये क्या करता है, आपको नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। 29.67 का जीआईएफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 29, राइट। 5.234 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 5। 5.9999 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 5। ऐसा नहीं कि उसके बाजू में 6 है तो 6 लिख दोगे,
राइट। जो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट होगा वो आपको लिखना है, ये जीआईएफ का काम होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी नहीं, यही याद रखना है, बट आप वो एक इस तरह से बोल सकते हो कि भाई इमीडिएटली जो छोटा इंटीजर होता है वो आपका आंसर हो जाता है ना। इससे छोटा इंटीजर कौन? इमीडिएटली 5, इससे इमीडिएटली छोटा आंसर कौन है? इंटीजर 29। तो फिर अगर कभी नेगेटिव में है -5.34, तो इसका जीआईएफ क्या बोलोगे? -6। क्या बोलोगे? -5.34 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन? -6। ठीक है, राइट। और ये जो होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसके लिए यूज होता है फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन वो उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देता है जिसका सिंबल होता है कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। तो 29.67 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? वो आंसर आपको 0.61। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.234। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 है ही नहीं इसमें फ्रैक्शनल पार्ट। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.23। तो ये सिंबल जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए सिंबल का मतलब क्या होता है। जीआईएफ क्या करेगा? नंबर का इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देगा, और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या करेगा? उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देगा, है ना। नाम में ही है फ्रैक्शनल फंक्शन, और उसका सिंबल कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, तो मॉड्यूलर जैसे एक टूल है वैसे जीआईएफ टूल है, फ्रैक्शनल फंक्शन भी एक टूल है। अब यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर यूज होने वाला है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल जब भी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? n अपॉन n मतलब जिस फैक्टोरियल में आपको प्राइम पता करना है कितनी बार आ रहा है, n अपॉन p⁻1 से डिवाइड करना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। n अपॉन p² से डिवाइड करना है, फिर उसका जीआईएफ लेना है। फिर n अपॉन p³ से डिवाइड करना है, फिर उसका जीआईएफ लेना है। ये तब तक आगे बढ़ते जाएगा n/p⁴, n/p⁵, n/p⁶, ये तब तक सीरीज चलेगा जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आपका आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, और अगर पॉइंट में तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 0। तो फिर लेने का मतलब क्या है ना। इसलिए सीरीज कब तक चलाएंगे? जब तक डिनोमिनेटर आपका छोटा हो न्यूमरेटर। जैसे इसमें 2 कितनी बार आया था? 4 बार। मैं इससे आपको अप्लाई करके बताता हूँ। E ऑफ 2 ढूंढना है 6 फैक्टोरियल, बट ये सिर्फ प्राइम के लिए है कि प्राइम नंबर को वापस ब्रेक नहीं कर सकते, बाकी तो सारे नंबर ब्रेक होते ही हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर के लिए है। तो n6 से p2 है तो 2⁻1, फिर n6 से p2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि 6/2 क्यूब 8 हो जाएगा। 6/2 का आंसर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 को दी 6/4 1.5 1.5 का 1, तो 3 + 1। अब देखो तो 2 4 टाइम आ रहा है, 2 4 टाइम। तो ऐसे में किसी के भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम फैक्टर कितनी बार आएगा पता करना होगा। मुझे बोले कि 50 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है, तो मैन्युअली तो नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे 50/3, 50/9, 3 का स्क्वायर, 50/3 का क्यूब, तो फिर उसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि 3⁻4 कितना हो जाएगा? 8 है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। 50/3 का आंसर 16 पॉइंट समथिंग, 50/9 का आंसर 5 पॉइंट समथिंग, 50/27 का आंसर 1 पॉइंट। 16 + 5 21 + 1 50 फैक्टोरियल में 322 टाइम आता होगा। 50 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 22 टाइम। पर इनका पूछने का तरीका ऐसा नहीं है भाई, जब पूछेंगे तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। आपको ऐसे थोड़ी पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे कुछ कंसेप्चुअल, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, वो आपको पूछेंगे ऐसा 50 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा उसमें लास्ट में 0 कितनी बार आएगा।
50 फैक्टोरियल का आंसर होगा तो बहुत बड़ा, तो ये आधा बोर्ड भर जाएगा, लिखते लिखते उतना बड़ा नंबर होगा 50, क्योंकि आप 50 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे 1, तो बहुत बड़ा सा नंबर होगा। उससे पूछा कि वो जो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा उसमें लास्ट में थोड़े जीरो भी होंगे, नहीं बहुत बड़ा नंबर है तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, कितने होंगे ये पता करना है। E5 into n factorial E5 n factorial टाइम्स 32 n factorial टाइम्स 50 बनाते हैं। किसी भी नंबर में जीरो कब आता है, 10 जब 10 आता है। किसी भी नंबर में जीरो कब आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब 10। जैसे 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 120, कितने जीरो आए, एक जीरो इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो 5 और 2 का एक ही पेयर बन सकता है, 10 एक ही बार आ रहा है इसके अंदर, इसलिए एक जीरो है। तो जितने 10 उतने जीरो, और 10 मतलब क्या, 5 और 2 के पेयर, 5 और 2 के पेयर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता करना है कि 50 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, 50 फैक्टोरियल में ये पता कर लेना चाहिए कि 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा। अच्छा 5 ज्यादा टाइम आता होगा कि 2 ज्यादा टाइम आता होगा, तो फिर बेटर क्या है, तो फिर करना क्या चाहिए। चलो पहले तो मैं 5 और 2 दोनों दिखा लेता हूँ। 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, तो 50/5 प्लस 50/5 स्क्वायर का 25, उसके आगे जाऊंगा क्यों 5 का क्यूब, 50/5 का आंसर 10, 50/25 का आंसर 10 प्लस 2, तो 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है 12 टाइम्स। अब 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, तो 50/2, 50/4, फिर 50/8, फिर 50/16, फिर 50/32, करेक्ट। 50/2 25, 50/4 12 point something, 50/8 6 point something, 50/16 3 point something, 50/32 1 point something, तो उसका ग्रेटेस्ट 1 हो जाता होगा। 25 plus 12 37, 43, 46, 47। तो 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया 12 टाइम्स। आपको किसकी जोड़ियां चाहिए, तो कितनी बनेगी 12, क्योंकि बाकी के 2 एक्स्ट्रा है, तो फिर मुझे 2 ढूंढना ही चाहिए। जब मुझे पता था कि 5 कम टाइम होगा तो उतने ही पेयर बना पाओगे ना, जिस तरह की आपके पास 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे 12। इस तरह की 50 फैक्टोरियल का जो नंबर होगा उसमें 12 तो सिर्फ जीरो है, लास्ट आगे का नंबर तो पता भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास ऐसा कुछ भी, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, आपका वो समझ आएगा। हो सकता है कि आपको अगर ये दे दे अगर मुझे ऐसे दे कि 11 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा, 11 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा वो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये तो वैसे भी हो, ये तो नॉर्मली भी हो जाएगा, छोटा नंबर है ना। 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो पता करने के लिए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 11 फैक्टोरियल को लिखना चालू करूंगा तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 11 10 9 8, फिर नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल छोटा है 24, तो ये तो चलो स्टूडेंट कर लूंगा। छोटे नंबर तो ऐसे भी हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं। बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखो, आपका जो डिग्री है उसमें बोला है 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल का पावर 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, एक इंटीजर है, प्रूव करना है।
ऑब्जेक्टिव होगा तो पूछा होगा कि इंटीजर है या नहीं, या तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दे देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब आपको 4 स्टेटमेंट दिए होंगे S1 S2 और बता रहा हूँ इसमें कौन कौन से ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बोलोगे कि इंटीजर है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो फिर अब इतने बड़े नंबर को तो सोल्व करना आता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की। इसमें क्या करेंगे, अपने ये पता कर लेंगे कि 200 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 200 फैक्टोरियल है तो 200 फैक्टोरियल और नीचे क्या दे रखा है 10 फैक्टोरियल का, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा, नीचे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 20 इनटू 19 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में ये पता करूंगा 2 कितनी बार आ रहा है, तो 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है पता करना तो कैसे करेंगे, कितना आएंगे आप लोग के पास से 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा 10/2, 10/4, 10/8, तो 10/2 5, 10/4 2, 10/8 1, तो कितना है 8 है 7 है 7 है 10/2 प्लस 10/4 प्लस 10/8, तो इसका आंसर कितना, सॉरी 8, 10/4 2 और 10/1, तो 2 कितनी बार है 8 टाइम, 2 8 टाइम और उसका भी पावर 20, तो 2 का पावर कितनी बार आता होगा 160 टाइम। 10 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आया 8 टाइम और उसका भी पावर कितना है 20, तो 2 का पावर कितना हुआ 160। फिर मैं ये ढूंढ लूंगा 200 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, आप मान के चलो कि 200 फैक्टोरियल में 2 अगर 158 टाइम में आया तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि नीचे 4 नहीं बच जाएगा, है ना। इसके लिए अगर इनको अगर इंटीजर होना है तो 2 अगर यहाँ पर 160 टाइम आ रहा है तो 200 फैक्टोरियल में 2 160 से तो ज्यादा आना चाहिए। वैसे ही पता कर लूंगा 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, अगर 2 हो गया 3 कितनी बार आ रहा है, ये सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, अभी इसके लिए बाकी बात करना, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 3 कितनी बार आ रहा है, क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, 2 कितनी बार आ रहा है 3 कितनी बार आ रहा है 5 कितनी बार आ रहा है 7 कितनी बार आ रहा है। 10 फैक्टोरियल से छोटे प्राइम नंबर यही होते हैं 2 3 5 एंड 7, राइट, वो पता कर लूंगा। फिर 19 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है 3 कितनी बार आ रहा है, ये सब पता कर लूंगा, राइट। और वैसे ही 200 फैक्टोरियल में भी हर प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है वो पता कर लूंगा। यहाँ पर जो भी पावर है उससे अगर ज्यादा आया है तो कट हो जाता होगा, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर भी अगर यहाँ पर 3 सपोज आया 90 टाइम्स और यहाँ पर 2 आ रहा है सपोज और 180 टाइम्स, बट 3 आ रहा है यहाँ पर 84 टाइम्स, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये डिवाइड नहीं होता, है ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को सोल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता करना है कि वो सारे टर्म कट होंगे कि नहीं होंगे, तो फैक्टोरियल में हर प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है ये बताता है, ठीक है। तो कभी भी किसी के भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर कितनी बार आएगा उसके लिए ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना और इसको अप्लाई कर लेना जब भी जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो 57 इस तरह से हो जाएगा, जब मैंने बताया 58 में एक्सपोनेंट ऑफ 3 into 20 फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, 20/3, 20/3 कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 20/9 तो 2 पॉइंट राइट, 6 और 2 8, और 20/3 क्यूब ले नहीं सकते तो 8 आएगा, ये कितनी बार आएगा 8 टाइम, एक्सपोनेंट ऑफ 320 फैक्टोरियल है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 45 फैक्टोरियल, जो मैंने 50 के लिए किया तो उन्होंने किसके लिए पूछा है, तो 45 फैक्टोरियल में क्या ढूंढोगे 5 कितनी बार आ रहा है, 2 ढूंढने की जरूरत है क्योंकि 2 ज्यादा टाइम होगा, तो 5 कितनी बार आएगा उतने पेयर बनेंगे, तो 5 कितनी बार आएगा पता कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखोगे, ये शॉर्टकट लिख के रख लो, इसको आपको ध्यान में रखना। टाइटल लगाओगे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन।
तो ये कंसेप्ट अगर आप कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों को प्राइम नंबर किसी के भी फैक्टोरियल में कितनी बार से आए तो इसको यूज कर लेना, काम हो जाएगा। अब देखो, मुझे जब भी कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करना तो दो चीजें होगी। पहला कि मैं क्वेश्चन देख के ये समझने की ट्राई करूंगा कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैं कोई भी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर फर्क पड़ता है, ये समझने की ट्राई करेंगे। अगर ये समझ में आया तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर बदलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसा दिया जाए कि 4 कार्ड है, राइट, एक में लिखा हुआ है किंग, क्वीन, जैक एंड ए, यस, ये 4 कार्ड है, ठीक है, और इसको मुझे 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बट इक्वल। वो दोनों लोगों का नाम है पी एंड क्यू। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। पहले को अगर मैंने के और क्वीन दिया तो क्यू को, सेकंड बंदे को क्या देना पड़ेगा, के और ए, चाहिए। इसको मैं के और जे अगर देता हूं तो इसको क्या देना पड़ेगा, क्यू और ए। इसको अगर मैंने के और ए दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, क्यू एंड जे, सही है। इसको मैंने अगर क्यू और जे दिया तो इसको क्या दूंगा, ए और ए। इसको मैंने अगर क्यू और ए दिया तो इसको क्या दूंगा, ए और जे। फिर इसको मैंने अगर जे और ए दिया तो इसको क्या दूंगा, ए और क्यू, सही है, राइट। अब देखोगे तो यहाँ पर जब इसको के क्यू दिया था तो यहाँ पर जे दिया था, तो ये उल्टा भी हो गया, जे दिया इसको और इसको के क्यू दिया।
यहाँ पर केजे दिया, क्यूए दिया, यहाँ पर क्यूए दिया, केजे दिया, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्यों ऑर्डर मैटर कर रहा है भाई? दो आदमी लोग अलग अलग दिखते हैं, वो सेम नहीं दिखते। तो आपके पास चॉइस कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और 6। मुझे अगर इस 4 पार्ट को तो डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास कितनी चॉइस है? 6 चॉइस। अब यही क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, मेरे पास 4 कार्ड है, मुझे इक्वल ग्रुप बना, 2 ग्रुप बनाने विथ इक्वल कार्ड, 2 ग्रुप बनाना है विथ इक्वल कार्ड। तो 2 ग्रुप बनाने विथ इक्वल कार्ड, तो क्या क्या ग्रुप बनेंगे? पहला बनेगा के क्यू का, जो किसके साथ होगा? जे के साथ, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप, अरे के क्यू का ग्रुप जे का ग्रुप या जे का ग्रुप के क्यू का ग्रुप, ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ग्रुप यहाँ रखा, के क्यू का बाजू में जे रखा, या जे इस तरफ रखा, के क्यू इस तरफ रखा, तो सेम ही क्या अलग है? सेम ही देना तो है नहीं किसी को, तो इसका ये दोनों अलग अलग नहीं माना जाएगा, दोनों सेम ही माना जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनी। दूसरी के जे क्यू है, तीसरी के ए क्यू जे, इसको छोड़ के कोई भी बनेगा तो कितने बनेंगे? 3। बाजू में कितने बनेंगे? वो बाजू में 6 कैसे बने थे? इसका ही उल्टा, पर वहां पर मैटर कर रहा है। क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि वहां पर ऑर्डर मैटर करता था, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता या ऑर्डर मैटर करता है तो क्या होगा आपके आंसर में? तो 4 ही कार्ड को मैन्युअली चेक कर लिया। 52 कार्ड है जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 4 लोग कोई गेम खेल रही है, उसमें 4 लोग बैठे हैं और हम लोग डीलर, मैं डीलर, मुझे चारों को 13 कार्ड देने हैं, इक्वली देने होंगे, तो कितने वे से दे सकता हूँ? तो अगर मैं लिखने बैठूंगा तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, ये 1000 से लाखों में आंसर होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? जब ऑर्डर मैटर करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 कार्ड लिया मैंने और 3 को दे दिया, 2 ही तो दे रहे हैं, थे कितने? 4, तो 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करूंगा, किसको दे दूंगा? 3 को। बचे कितने कार्ड है? वो किसको दे दूंगा? क्यू को। तो इंटू 52, राइट। इसको सोल्व कर लेता हूँ। 42 का आंसर 6 और 2C2 का आंसर 1। आंसर कितना है? 6, जो आपके सामने चॉइस है ना। इसको अगर इसका पैटर्न भी देखोगे तो 42 को अगर आप फॉर्मूला से लिखते हो तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। 2C2 तो नहीं होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि टोटल कितने कार्ड थे? 4। जितने ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा, और जितने में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जैसे 2 लोगों में करना है तो दोनों में 2 कार्ड आएगा, उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर लेना। जैसे 52 कार्ड को अगर मुझे 4 पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरा आंसर क्या होगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर। चारों के हाथ में 13 कार्ड जाएंगे, तो 13 फैक्टोरियल कितनी बार? 4 बार। और अगर ये लॉजिक देखा जाए ये कैसा होगा, तो 52 में से पहले पर्सन को 13 दिए, बचे कितने? 52 में से 13 दिए तो बचे कितने? 39। उस 39 में से 13 दिए दूसरे को, बचे कितने? 26। उसमें से 13 दिए तीसरे को, बाकी बचा 13, वो चौथे को दे दिया। इसको सोल्व करोगे तो 52 से 13 मतलब क्या? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। 39 से 13 क्या होगा? 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 26 फैक्टोरियल। और 26 से 13 क्या होगा? 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल। ये 39 फैक्टोरियल कैंसिल, 26 फैक्टोरियल कैंसिल, तो देखो कोई वही बचा। 52 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल हाउ मेनी टाइम्स? 4।
इसके पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टर ऊपर आ जाएगा, और जितने ऑब्जेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करो, जितने पर्सन के बीच में, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसका जो स्टार है तो 13 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 50 कार्ड होते हैं, 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आंसर क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5, क्योंकि 5 लोग। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब ऑर्डर मैटर करता है। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उस केस में आप क्या करोगे, 4 जैसे इक्वेशन का 4 फैक्टोरियल मतलब 4c2 इंटू 2c2, 4c2 किस लिए, 4 में से 2 एक ग्रुप को दिया, बाकी जो 2 बचे हो दूसरे ग्रुप को दिया, बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो मेरे तो दोनों ग्रुप सेम जैसे ही है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4c2 का आंसर 6, 2c2 का आंसर 1, 6 by 2 फैक्टोरियल तो 3, करेक्ट, राइट। अब यही कैसा अगर 52 कार्ड को लेके होता तो कि 52 कार्ड के मुझे 4 इक्वल ग्रुप बनाना है, तो आंसर क्या है, ग्रुप बनाना है, देना किसी को नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 4, इतना तो आएगा जो यहाँ पर भी आता था, बस यहाँ पर डिवाइड में और क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 इक्वल ग्रुप है और वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो आप लोगों को जितने ग्रुप होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर मैटर करता होगा तो डिवाइड नहीं करता। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये नहीं पता होता, बच्चों को ये नहीं पता चलता क्वेश्चन पढ़ के किसमें ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं, वो तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा, राइट। आपको दिया जाए कि देयर इज वन स्टेट, एक्स नाम का एक स्टेट है जिसके अंदर 12 एलिमेंट है, ठीक है। आपको बोला जाए कि A is a subset of X, B is also a subset of X, C is also a subset of X, और आप लोगों को इस 12 एलिमेंट को 3 इक्वल ग्रुप में मतलब 3 इक्वल सेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 इक्वल सेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द कंडीशन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज नल सेट and A union B union C equal to X। एक सेट है जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, उसको 3 अलग अलग सेट में ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद दिस कंडीशन और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आंसर होगा। अच्छा, इस कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है, सेट के अलावा पढ़ चुके हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसका मतलब क्योंकि अगर इतना ही लिखा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर मैं इसको 1 2 3 4 इसको 1 2 5 6 भी दे सकता हूँ, तो भी तो दोनों में 4 एलिमेंट है, बट 1 2 फिर कॉमन आ गया, इसके हिसाब से कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, और इसका मतलब सारे के सारे यूज, तो फिर एलिमेंट कितने 12 और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हर एक में कितने कितने देने पड़ेंगे 4 और वो भी अलग अलग वाले, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू वो इंटू 3 फैक्टोरियल इस केस में नहीं होगा। तो सही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर वहां पर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये आप लोगों को ABC में कर रहा, मैंने A को 1 2 3 4 दिया, मैंने B को 5 6 7 8 दिया, मैंने C को 9 10 11 12 दिया, ठीक है। अब यही केस में मैं A को देता हूं 5 6 7 8,
बी को देता हूं 1 2 3 4 और सी को देता हूं 9 10 11 12। ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, क्योंकि आप ए को दे रहे हो तो ए तो अलग से दिखता है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, तो डिवाइड नहीं होगा। वो आपको क्वेश्चन से समझना है जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो। बाकी पैटर्न उसका ऐसे होगा, ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, नीचे जितने भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो उसका फैक्टोरियल, जितने ग्रुप होंगे वो पावर में आ जाएगा, इनटू अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा तो, और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर ऑर्डर मैटर करता होगा। तो आगे ये लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। नीचे कोई भी एक एग्जांपल लिख लो। इसके बाद आप लोग डीपीपी में 40 वाला प्रोसीजर 040 Thank you.
40 वाले क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। अच्छा पहले 40 वाला करूँ उसमें n एलिमेंट है। मैं आप लोगों को पहले एक छोटा वाला सेट लेके बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक एक्स सेट है जिसके अंदर 1, 2 and 3 एलिमेंट, ठीक है। फिर बोला गया कि बी जो है वो सबसेट ऑफ एक्स है और ए भी जो है वो सबसेट ऑफ एक्स है। बी एक्स का सबसेट है, ए भी एक्स का सबसेट है, राइट। और पूछा कि मुझे बी और सी को अगर सिलेक्ट करना है तो मेरे पास ऐसी कितनी चॉइसेस होगी कि जब मेरा बी और ए का इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट हो जाए। बी और ए का इंटरसेक्शन नल सेट हो जाए। पहले तो मुझे बता इसके टोटल सबसेट कितने? 8। कौन कौन से? सेट ऑफ सबसेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर कौन कौन आएंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ये 8 आएंगे। इसमें से कोई एक सबसेट है और कोई एक बी सबसेट है ना। इस 8 में से कोई एक बी के लिए है, कोई एक ए के लिए है। बट आपको लेना इस तरह से कि दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए? नल से। इसका मतलब कि अगर मैं बी, ए और बी है यहाँ पर, ए को अगर मैंने नल सेट नहीं लिया, ए को जब सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज मैंने ए के लिए नल सेट सिलेक्ट किया, तो बी के लिए कितनी चॉइस होगी? 8 में से कोई भी नहीं होता। नल सेट जो होता है नल सेट का इंटरसेक्शन तो नल सेट ही होगा ना, है ना। नल सेट के साथ 1 का भी इंटरसेक्शन नल सेट ही होगा, तो फिर 8 में से कोई भी ले लूंगा चलेगा। बट अगर ए को आपने 1 लिया तो बी के लिए कितनी चॉइस? तो ये नहीं ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। कौन सा नहीं ले पाओगे? जिसमें 1 आता हो नहीं ले पाओगे। तो ये नहीं ले पाओगे, ये नहीं ले पाओगे, ये नहीं ले पाओगे, ये नहीं ले पाओगे। तो क्या ले पाओगे? 1, 2, 3, 4। सही है। अगर मैंने ए को 2 लिया तो बी के पास कौन सी नहीं चलेगी? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वापस 4 चलेगा। सही है। इसको अगर मैंने 3 लिया, कितनी चॉइस? 4 चॉइस। इसको 1, 2 लिया, 1, 2 लिया, तो फिर क्या नहीं चलेगा? 1 वाला भी नहीं चलेगा, 2 वाला भी। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं। तो फिर 2 ही चलेंगे, वही चलेंगे ना। 1, 3 लिया तो भी वही चलेंगे, नल सेट और 2 और 3 लिया तो भी वही चलेंगे। और अगर यहाँ पर 1, 2, 3 लिया तो क्या चलेगा? एक ही चलेगा। क्या? नल सेट ही लेना पड़ेगा। एक वही हो सकती है। मैन्युअली जब मैंने लिखा तो मेरे पास कितने हुए? 8 + 4 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27। कितने चॉइसेस आई? 27। अभी मैंने मैन्युअली लिखा जब मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट है। अगर ये 5 एलिमेंट होंगे तो ये करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तेज नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाए, है ना। ये सब लेबर वर्क है, ये लेबर वर्क है, इसमें कहीं दिमाग नहीं है, राइट। दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा कि भाई मुझे 2 सबसेट सिलेक्ट करने और मेरे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो इस 1 को लेके मेरे पास 4 ही तो चॉइस बन सकता था। क्या क्या? 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है और 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है पर बी में नहीं हो सकता है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है पर बी में। 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जो दोनों में नहीं है। इसका मतलब समझ आ रहा है? 1 ए में भी और 1 बी में भी है। ए जब आपने सिलेक्ट किया तो ए के लिए आपने 1, 2 सिलेक्ट किया, बी के लिए आपने 1, 3 सिलेक्ट किया, तो 1 दोनों में है ना।
ए के लिए मैंने 1 2 सिलेक्ट किया, बी के लिए मैंने 3 सिलेक्ट किया, तो ए 1 में है, सॉरी 1 ए में है बट बी में नहीं। फिर ऐसा ए के लिए 2 सिलेक्ट किया, बी के लिए 1 3 सिलेक्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ 1 बी में है पर 1, अब ए के लिए 2 सिलेक्ट किया और बी के लिए 3 सिलेक्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ 1 दोनों। और तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती 1 को लेके, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 4। कौन कौन सी, दोनों में हो, ए में हो पर बी में ना हो, ए में नहीं हो पर बी में हो, और दोनों में। और तो कोई चॉइस होगी, ठीक 1 को लेके ये 4 चॉइस है। अब इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से बी और ए का इंटरसेक्शन नल से आना चाहिए, उस कंडीशन के हिसाब से इसमें कौन सा चॉइस नहीं चलेगा फर्स्ट, क्योंकि 1 अगर दोनों में होगा तो क्या इंटरसेक्शन में ही जाएगा, तो फर्स्ट नहीं चलेगा, बाकी तीनों चलेंगे है ना। 1 ए में होगा बी में नहीं होगा तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ए में नहीं है बी में है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, दोनों में नहीं है तो कहां नहीं है इंटरसेक्शन। तो 1 को लेके कितनी चॉइस, 3 चॉइस, 2 को लेके भी 3, 2 को लेके यही 4 बनेंगे, तो उसको लेके भी कितनी चॉइस, 3 को लेके भी, तो 1 को लेके 3 चॉइस, 3C1, 2 को लेके 3C1, 3 को लेके 3C1, और इसका मल्टी क्या होगा जब चीजें खत्म नहीं होता तो 3C1 into 3C1 into 3C1। कोई केस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको सबसेट लेना होगा, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन इसी मेथड से करना तुरंत आ जाएगा, राइट। हर एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइस होगी, 4 चॉइस। फिर अब ये कंडीशन क्या देंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो एक बार पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन ऐसा है तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक सबसेट दिया हुआ है, मतलब एक सेट दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स होते हैं n, b इज ए सबसेट और इक्वल टू ए एंड c इज आल्सो सबसेट और इक्वल टू ए, है। और फिर बोला क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग सेट b, b को सिलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइस, हर एलिमेंट को लेकर कितनी चॉइस, 4, तो हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस 4, और ऐसे कितने एलिमेंट n, तो हर एक के लिए 4 चॉइस, और ऐसे n एलिमेंट है तो 4C1 कितनी बार n टाइम, सही है। तो b को लेके कितनी चॉइस आएगी उसमें 4n, b को लेके और c को लेके कितनी चॉइस आ जाएगी 4n, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कोई कंडीशन नहीं दी, आप देखोगे तो, है ना, तो कैसे भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का 4n। तो हो जाएगा पहला। तो सेकंड वाला, ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल से, तो कौन सी चॉइस नहीं चलती होगी, दोनों में होगा वो नहीं चलता होगा, तो एक चॉइस हटा दो, कितनी चॉइस चलेगी 3, और ऐसे कितने एलिमेंट है n, तो 3 into 3 कितनी बार, तो उसका आंसर 3। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ो और दोनों का फर्क समझने की ट्राई करते हैं। सेकंड में भी वही कंडीशन है, थर्ड में भी वही कंडीशन है, बस दोनों में एक वर्ड का फर्क है। पहले में ऑर्डर पेयर लिखा है, दूसरे में अनऑर्डर्ड पेयर लिखा है। इसका मतलब समझा, ऑर्डर एंड अनऑर्डर, ऑर्डर मतलब जहां ऑर्डर मैटर करेगा, अनऑर्डर मतलब जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सपोज मैंने बी को लिया 1 2 और सी को लिया 3 4, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो इसके अंदर एक चॉइस होगी, है ना, ये वाला। फिर बी को लिया मैंने 3 4 और सी को लिया मैंने 1 2, इसका भी इंटरसेक्शन क्या हुआ, वो भी इसके अंदर होगा, है ना, वो भी इसके अंदर होगा, ये चॉइस भी। पर ऑर्डर पेयर के हिसाब से ये दोनों अलग अलग है, बट अनऑर्डर पेयर के हिसाब से ये दोनों सेम है, क्योंकि बात तो वही 1 2 3 4 की हो रही है। तो अनऑर्डर पेयर में ये 2 बार नहीं काउंट कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हर सेट आप लोगों ने 3n में कितनी बार काउंट किया होगा, तो 2 बार, जैसे 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 2 3 4 1, तो ऑर्डर पेयर में 2 बार काउंट होगा, बट अनऑर्डर पेयर में हमें उसको एक ही बार काउंट होगा। बोला हर चीज कितनी बार काउंट हुआ, इसके मतलब 2 बार, एक सेट को छोड़ के, एक पॉसिबिलिटी को छोड़ के। कौन सी, बी भी नल सेट,
सी भी नल सेट, इनका भी इंटरसेक्शन नल सेट एक। अब उसका उल्टा करने का मतलब ही नहीं कि उसको उल्टा ऐसे दिखेगा। यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो 3n में वन टाइम काउंट हुआ है, बाकी सारी चीजें दो बार काउंट हुआ है। तो अनऑर्डर पेयर में मैं डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज ये चीज कितनी बार काउंट हुआ है? एक बार। तो डिवाइड बाई 2 करने से पहले इसको भी कितनी बार काउंट करवाना पड़ेगा? 2 बार। इसीलिए अनऑर्डर्ड पेयर में मैं क्या करूंगा, 3n में पहले +1 करूंगा। वो +1 करने का मतलब क्या हुआ? ये जो एक बार काउंट हुआ तो इसको मैंने कितनी बार काउंट करवाया? 2 बार। और फिर डिवाइड बाई +1। समझ आया क्यों किया? बोले हर चीज 2 बार काउंट हुआ इसको, तो उसको हम लोग +1 करके 2 बार काउंट करवा लेंगे और डिवाइड बाई 2। ये मैं आपको n एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर n एलिमेंट के लिए आपको समझ में आ रहा है तो फिर 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, क्या फर्क पड़ता है? इनकी जगह पर रिप्लेस तो करना है, ठीक है। अब इसका फोर्थ का आंसर आप लोग दो मुझे, अगर आपको समझ में आएगा तो फोर्थ आप बहुत आराम से दे दोगे। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B and C such that B union C equal to A and B intersection C equal to null set। B और C का यूनियन क्या हो जाना चाहिए? A, और B और C का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? तो ये 4 में से कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा? बने यही चारों के, तो थोड़े चलते होंगे, थोड़े नहीं चलते होंगे। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? पहला चलेगा क्योंकि इंटरसेक्शन नल सेट, ये चलेगा। लास्ट वाला क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूनियन अगर वन दोनों भी नहीं लोगे तो यूनियन में भी तो नहीं आएगा। और आपको बोला गया है कि यूनियन पूरा मिलके टोटल सेट हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो फिर चलेंगे 2 और ऐसे कितने एलिमेंट? तो आंसर क्या होगा? ये किसके लिए हुआ? ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब इसी क्वेश्चन में पीछे अनऑर्डर्ड पेयर दिया है, और फिफ्थ वाला अगर अनऑर्डर्ड पेयर दिया है तो क्या होगा? अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2n को +1 नहीं करेंगे, इसलिए रटा करना है +1 करना, क्योंकि इंटरसेक्शन में वैसे भी ऑप्शन नहीं लिया होगा जब यूनियन अगर ए है। ये +1 इसलिए क्या देखो एक ही वाला है, इसमें वो सेट ही नहीं आया हुआ ना इसमें, तो क्योंकि यूनियन आपका ए है तो इसको तो डायरेक्टली 2n को डिवाइड बाई 2 कर लूंगा। 6th वाला ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B and C such that B intersection C सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? दोनों में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एलिमेंट, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो वो एक एलिमेंट कौन सा चाहिए? कोई भी। तो पहला काम करता हूँ n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ, n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे B में भी चाहिए और A में भी चाहिए, मतलब C में भी चाहिए, B में भी चाहिए और C में भी चाहिए। तो वो जो एक एलिमेंट सिलेक्ट किया उसके लिए देखिए कोई तो दोनों में चाहिए, यस, तो उसके लिए देखिए कोई होगा। अब कितने एलिमेंट बचे? n माइनस और n में से एक एलिमेंट तो आपने दोनों में ले लिया। अब कितने एलिमेंट बचे? और तो बाकी के जितने एलिमेंट बचे उनके लिए कितनी स्पेस होगी? हर एलिमेंट के लिए 3। कौन सी नहीं चलेगी? फर्स्ट वाले, क्योंकि फिर वापस दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, जबकि उन्होंने क्या बोला इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होना है। तो बाकी सबके लिए 3 स्पेस होगी। और ऐसे कितने एलिमेंट? तो 3⁻⁴। अगर ये सिंगलटन सेट की जगह पर इस क्वेश्चन में ऐसे होता कि ए और बी के इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 5 एलिमेंट चाहिए, तो आप आंसर क्या देते? एग्जैक्टली 5 एलिमेंट चाहिए, तो आपका ये आंसर में क्या है? बाकी सबके लिए 3 क्लियर। तो इस वाले सबसेट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको पूछे जाएंगे तो आप यही 4 स्टेप्स लेके काम करोगे, तुरंत आ जाएगा आपका, राइट। आपको 39 तक आप लोगों ने किया था, आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा नहीं करोगे मैं आपको बता देता हूँ।
आपको नहीं करना 50 वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक कंसेप्ट और बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद ये करना 50, 52, बस ये 2 क्वेश्चन नहीं करना आपको। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सबके कंसेप्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं बताया हुआ है, तो बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस करो। अच्छा, और एक चीज, आप लोगों का संडे जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, मतलब जो आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, ये हमारा सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने एक फीचर ऐसे डाला है कि जिससे मुझे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट आता है वो मेरे पास आते ही सारे इंडिविजुअल आते हैं, तो मुझे ये पता चल जाता है कि किसने कॉपी करके लिखा है, उनके कलर अलग हो जाते हैं जब मेरे पास आता है। इसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिसने पूरा का पूरा किसी में से कॉपी करके लिखा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम पता चला कि किसी ने कहीं से भी देख के लिखा है, तो मैं आप लोगों को उसके बाद कोई भी एग्जाम अलाउ नहीं करूँगा। आप आइए क्लास में मस्ती से बैठिए, घर चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और इसमें मजा क्या आती है आपको कॉपी करने में? इतने बड़े हो गए हो तुम, अपने आप को तो जाके मिरर में देखते हो ना, मैंने कॉपी करके लिखा है, और इससे क्या फायदा है, राइट? तुम आके मुझे मिलोगे मुझे बात, है ना? और बाकी लोगों को मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बट अगर मुझे आगे पता चला किसी ने कहीं से भी लिखा है आजू बाजू में, अभी तो वैसे भी आप नहीं लोग नहीं लिख पाओगे, तो अब कैसा होगा कि मुझे पहले मुझे लगा था कि जरूरत नहीं है, और मुझे अगर जरूरत है तो इतने बड़े, मुझे लगा 11th में तो बच्चे ज्यादा मेच्योर हो ही जाते हो, थोड़ी कॉपी करते हो, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड वाले कॉपी करते हो। अगर बोर्ड की एग्जाम हो तो चलो मानने भी आता है, ये तो अपने खुद की एग्जाम है, तुम्हारा इवैल्यूएशन के लिए एग्जाम हो रही है, उसमें भी तुम कॉपी करके लिखोगे तो किसको पता चलेगा? पेरेंट्स को बहुत खुश होंगे। मुझे पता होता है, हम लोगों को पता होता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या और ये मार्क्स आए कैसे तुम्हारे, हमें पता चली जाता है। तो इसीलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है, पेरेंट्स को ज्यादा तो कितना बेवकूफ बना लोगे, राइट? इसलिए बिल्कुल कॉपी नहीं होनी चाहिए कोई भी टेस्ट पर। इसलिए अब तो मैं सफलिंग कर दूंगा, अब आपके क्वेश्चन भी सफल हो जाएंगे, आंसर भी सफल हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल कहीं पर भी चांस भी मिले ना कॉपी करने का, तो भी नहीं करना, ठीक है? तो किसी का भी फ्यूचर नहीं हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर ये आपको लगता है कि है तो मैं सबको दे देता हूँ 300 में से 300, आप भी खुश, मैं भी खुश, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। देवान आओ, मिलो मुझे।